हेलो दोस्तों, आज हम तेरे इश्क में दिल पागल है का 37वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अभिमान ने रेहा की पूरी बात सुनते हुए कहा, तुम सही बोल रही हो, अब सौम्या की शादी हो गई है। मुझे ज्यादा उसके मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। आज से मैं सौम्या के मैटर में वॉल्व नहीं रहूँगा। पर अगर सौम्या को कुछ हुआ और वैभव ने मुझे बताया नहीं या उसकी वजह से सौम्या किसी प्रॉब्लम में फंस गई तब तो मैं वैभव से 100% सवाल करूँगा। ये सुनकर रेहा ने कहा, अगर आपकी बहन को कोई दिक्कत होता है तो भाई होने के नाते आप सवाल कर सकते हो, पर उसका हाथ पकड़ना, उससे गुस्सा करना या करने की धमकी देना, ये सब बिल्कुल मत करना। क्योंकि समझने की कोशिश करो अभिमान, ये सब कुछ सौम्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अभिमान ने अपनी आंखें बंद की और मन में बोला, मुझे समझ नहीं आता कि ये दोनों लड़कियां मुझे पागल करने पर क्यों तुली हुई है। एक वह सौम्या जब देखो तब मुझे पागल करने पर तुली ही रहती है। ये सौम्या खुद पागल है नहीं, पर मुझे जरूर कर छोड़ेगी। और दूसरी यह मेरी पागल बीवी है, पता नहीं कब इसका क्या मूड हो जाता है और आजकल तो इसके मूड का कोई ठिकाना ही नहीं है। रेहा ने गुस्से से अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, अभिमान, क्या आपने मन में मुझे गाली देना या गुस्सा करना शुरू कर दिया है? ये सुनकर अभिमान ने कहा, बस करो, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मैं तो बस बिजनेस की बातें सोच रहा हूँ। ये बोलते हुए अभिमान इधर से उधर देखने लगा। रेहा ने अभिमान का कॉलर पकड़ा और अपनी तरफ झुकते हुए धीरे उसकी कान में कहा, अभिमान, आपको पता है जब भी आप झूठ बोलते हो तो नज़र नहीं मिला पाते हो, अपनी नज़र इधर उधर करके चुराते रहते हो, तो बताओ आप क्या सोच रहे थे? अभिमान ने कहा, मैं यही सोच रहा था कि मेरी जिंदगी में जो दो लड़कियां हैं जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, दोनों ने मुझे पागल कर दिया है। एक वह मेरी बहन जो पागल नहीं है पर मुझे पागल करने पर तुली हुई है, और दूसरी तुम किस तरह आज बिहेव कर रही हो। मुझे लग रहा है कि तुम भी मुझे पागल कर ही छोड़ोगी। ये सुनकर रेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैं आपको पागल कैसे कर सकती हूँ? मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ ना, तो मैं तुम्हें पागल नहीं कर सकती हूँ, नहीं तो मुझे भी पागल खाने में एडमिट होना होगा। ये सुनकर अभिमान के चेहरे पर एक हंसी आ गई। रेहा ने अभिमान के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, देखो तुम्हें हंसी आ गई, फाइनली मिशन कंप्लीट। अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बहुत हो गया, ये सब छोड़ो, क्या तुम्हें भूख लगी हुई है? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आओ। रेहा ने कहा, मैं अब बेटर फील कर रही हूँ, मैं नीचे ही चलकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर लूँगी। ये बोलते हुए रेहा बेड से उठ गई और अभिमान की तरफ देखते हुए, क्या आपको ऑफिस नहीं जाना है? आज दिन भर घर में ही रहना है। अभिमान ने अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए कहा, मेरी मीटिंग की एक ज़रूरी फाइल आने वाली है, बस उसी का वेट कर रहा हूँ, तुम नीचे चली जाओ। ये सुनकर रेहा चुपचाप से कमरे से चली गई। रेहा के जाने के बाद अभिमान ने जल्दी से अपना लैपटॉप निकाला और समर को मैसेज करने लगा। दूसरी तरफ से समर का रिप्लाई आया, सर मुझे सारी डिटेल मिल गई है, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। ये मैसेज पढ़ने के बाद अभिमान ने जल्दी से समर के ईमेल को चेक किया और उसे पढ़ने लगा। अभिमान को वह वार्निंग मैसेज मिल गया जो रणविजय को भेजा गया था। अभिमान ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा,
आखिर यह कौन है जो बार बार रणविजय अंकल को धमका रहा है? आखिर उन्हें चैन से जीने क्यों नहीं दे रहा है? अभिमान ने समर को कॉल करते हुए कहा, क्या तुमने इन सब के बारे में वैभव को कुछ बताया है? समर ने फोन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहा, सॉरी अभिमान सर, पर मुझे आपसे झूठ बोलना ही होगा। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं अभिमान सर, मैंने वैभव सर को कुछ नहीं बताया है। ये बोलते हुए समर ने फोन कट कर दिया और अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, अगर कुछ और देर बात करता ना तो ये डेविल पहचान जाता कि मैं इसे झूठ बोल रहा हूँ। ये बोलते हुए समर ने वैभव को कॉल लगाने लगा, पर वैभव समर का कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। समर ने अपना फोन लिया और बेड पर फेंकते हुए बोला, जब सबको काम रहता है तो मुझे कॉल पर कॉल करते हैं, और जब मुझे काम पड़ रहा है तो यह वैभव सर को देखो कॉल नहीं उठा रहे हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में रौनक दौड़ते हुए अस्पताल के अंदर आया और डॉक्टर के पास आते हुए बोला, डॉक्टर क्या उसेकी को होश आ गई? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, जी उसकी को होश आ गया है। हमने सबसे पहले आपको इन्फॉर्म किया है, आपको उससे जो पूछना है आप पूछ सकते हो। ये सुनकर रौनक दौड़ते हुए उस एक्सीडेंट वाली के वार्ड में चला गया। रौनक उसके वार्ड में गया तो उसने देखा कि अभी भी अपनी आंखें बंद कर बेड पर लेटी हुई थी, उसका पूरा चेहरा पीला हो गया था। रौनक धीरे से उसके वार्ड में गया और बोला, कौन हो तुम, और मेरी कार के आगे जाकर क्यों मरना था तुम्हें? ये सुनकर उसकी ने अपनी आंखें खोली और रौनक की तरफ देखते हुए बोली, साहब हम मरने नहीं गए थे, हम तो बस गुंडों से भाग रहे थे और हम आपके कार से टकरा गए। रौनक ने गुस्से से की तरफ देखते हुए कहा, झूठ बोलना बंद करो, शादी की जोड़े में कोई की गुंडों से भागती है क्या? सच सच बताओ कहाँ भाग रही थी? ये सुनकर उसकी ने रोते हुए कहा, साहब मेरा नाम सिया है। ये सुनकर रौनक ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा है, मैंने ये पूछा कि तुम शादी के जोड़े में क्यों भाग रही थी? क्या तुम अपनी शादी से भाग रही थी? ये सुनकर सिया ने रोते हुए कहा, जी साहब हम अपनी शादी से ही भाग रहे थे। सिया ने रोते हुए कहा, साहब हमारे माता पिता के मौत के बाद हम यहाँ मुंबई में अपने चाचा चाची के पास रहने आए थे, हमारे साथ हमारा एक 7 साल का छोटा भाई भी था। चाचा चाची ने हमें कहा कि हम एक के से शादी करवा देंगे तो वो हमेशा मेरे भाई का ख्याल रखेंगे। मैं भी शादी के लिए मान गई, पर शादी वाले दिन मुझे पता चला कि वो मेरी शादी नहीं करवा रहे हैं, बल्कि शादी के बहाने से मुझे बेचने वाले हैं, तो मैं शादी के मंडप से भाग आई। ये सुनकर रौनक ने गुस्से से कहा, तुम्हें भागकर पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था। सिया ने रोते हुए कहा, साहब हम मुंबई में नए हैं, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता है कि कहाँ क्या कुछ है। साहब प्लीज मेरे भाई को खोज दीजिए, पता नहीं मेरा भाई कैसा होगा। ये सुनकर रौनक ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, आज भी पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं धरती पर। बेचारी यह की का पता नहीं उसका क्या होगा और पता नहीं इसका छोटा भाई कहाँ होगा। मुझे अभिमान सर को इन सब के बारे में बता देना चाहिए। ये सोचते हुए रौनक बस सिया को देख रहा था, जिसका चेहरा रोने की वजह से बहुत लाल हो गया था। सिया देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। रौनक ने सिया की तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझे अपने चाचा चाची के घर का एड्रेस बता दो, और तुम्हारे भाई की कोई फोटो है क्या? सिया ने रोते हुए कहा, नहीं साहब मेरे पास मेरे भाई की कोई फोटो नहीं है,
वो बहुत छोटा और बहुत अच्छा है। ये सुनकर रौनक ने कहा, तुम्हारा भाई 7 साल का है, ये तो पता चल गया, और तुम कितने साल की हो? ये सुनकर सिया ने उंगली पर दिखाते हुए कहा, साहब हम 17 साल के हैं। ये सुनकर तो अब रौनक की आवाज ही उसके गले में अटक गई। रौनक ने सिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, सच में इसकी के साथ तो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है। बेचारी अभी खुद इतनी छोटी है और इसके परिवार वाले की शादी के बहाने उसे बेच रहे थे। और मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रौनक ने सिया की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हारे रहने का कोई ठिकाना है? सिया ने रोते हुए कहा, साहब अगर हमारे रहने का कोई ठिकाना होता है तो हम वहीं चले जाते, इस तरह चाचा चाची के पास नहीं जाते। प्लीज साहब हमारी मदद कीजिए, हमारे भाई को हम तक पहुंचा दीजिए। रौनक ने सिया की तरफ देखते हुए कहा, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे भाई को तुमसे मिलता भी देता हूं तो यह मुंबई जैसे शहर में तुम कैसे रह पाओगे? यहाँ हर चीज बहुत ज्यादा महंगी है, तुम इतने बड़े शहर में कैसे सरवाइव कर पाओगी? क्या तुम्हें कोई काम करना आता है या तुमने कोई पढ़ाई की है? ये सुनकर सिया ने रोते हुए कहा, नहीं साहब हमने पढ़ाई नहीं की है साहब। ये सुनकर तो रौनक ने अपनी आंखें और बंद करते हुए कहा, मैं क्या करूं, इसकी का समझ नहीं आ रहा है। रौनक ने अभिमान को कॉल लगाया, 1-2 कॉल में अभिमान ने कॉल पिक कर लिया और दूसरी तरफ से बोला, क्या हुआ रौनक, तुम्हें मुझे इस समय क्यों कॉल किया है? रौनक ने थोड़ी धीमी आवाज से कहा, सर मैंने आपको बताया था ना कि उस दिन मेरी कार से एक की का एक्सीडेंट हो गया था। अभिमान ने कहा, हाँ तो क्या हुआ, उसकी को क्या, वो की ठीक है या नहीं? रौनक ने मुंह बनाते हुए कहा, सबकी तो ठीक है पर एक प्रॉब्लम हो गई है। अभिमान ने फोन की दूसरी तरफ से कहा, क्या प्रॉब्लम हो गई है? रौनक ने कहा, सर यह कि 17 साल की है, इसे शादी के बहाने उसे बेच रहे थे, इसलिए शादी के मंडप से भाग गई। पर वहां पर उसके चाचा चाची के पास इसका एक छोटा भाई है, उसकी उम्र 7 साल है, उसे उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। अगर हम इन दोनों को मिलता भी देते हैं तो यह मुंबई जैसे बड़े शहर में पता नहीं ये कैसे सरवाइव कर पाएगी। ऊपर से इसे पढ़ना लिखना भी नहीं आता, ये देखने नहीं बहुत ज्यादा भोली और सीधी साधी लग रही है। पता नहीं बेचारी कहाँ जाएगी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सुनकर अभिमान के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। अभिमान ने फोन की तरफ बिना देखे ही कहा, एक काम करो, उसकी को तुम अपने घर ले जाओगे? ये सुनकर रौनक की आवाज ही गले में अटक गई। रौनक ने हकलाते हुए कहा, सर मैं इसकी को अपने घर क्यों लेकर जाओ? अभिमान ने गुस्से से कहा, वैसे भी तुम्हारे घर में हर चीज हमेशा बिखरा हुआ होता है, तुम अक्सर घर पर नहीं रहते हो, तो एक काम करो, तुम इसकी को रख लो, इसी बहाने मुझे तुम्हारे घर का सारा काम कर देगी और तुम इसे सैलरी दे देना। आखिर तुम्हें पता है ये दुनिया कितनी बुरी है, इतनी भोली भाली और सीधी लड़की के लिए तो बिल्कुल भी ये दुनिया ठीक नहीं है। बाकी अगर तुम्हें नहीं रखता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी बहुत सारे सर्वेंट है, मुझे एक और की जरूरत नहीं है। ये बोलते हुए अभिमान ने फोन कट कर फोन को स्विच ऑफ कर दिया। रौनक ने सिया की तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें घर के काम करने आते हैं? ये सुनकर सिया ने कहा, साहब हमें घर के सारे काम करने आते हैं, साहब झाड़ू बर्तन हम सब कर लेते हैं, बताइए क्या करना है, मैं करने के लिए तैयार हूँ।
ये सुनकर रौनक ने कहा, तुम मेरे घर में काम कर सकती हो और वहाँ रह भी सकती हो। मैं तुम्हें सैलरी और 3 वक्त का खाना भी दे दूंगा। और रही तुम्हारे भाई की बात तो मैं उसे भी खोज दूंगा। ये सुनकर सिया एक झटके में बैठकर उठ गई और अचानक से कूदकर रौनक के पैर के पास आ गई। ये देखकर अचानक से रौनक ने अपने पैर पीछे खींचते हुए कहा, अरे मेरे पैर में क्यों गिर रही हो? सिया ने रोते हुए कहा, धन्यवाद साहब, आपने मेरी जान बचाई और अब आप मुझे काम और घर दे रहे हैं, ऊपर से मेरे भाई को भी ढूंढ कर दे देंगे। आपकी यह एहसान मैं पूरी जिंदगी में कभी नहीं चुका पाऊंगी। धन्यवाद साहब, आप तो मेरे लिए एक मसीहा है। ये सुनकर पता नहीं क्यों रौनक को सिया के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगने लगा। वंश के घर पर वंशिका अपने रूम में बैठी टीवी देख रही थी। तभी वंश कमरे में आते हुए बोला, वंशिका मुझे समझ नहीं आता है, तुम ये भर दिन कार्टून क्यों देखते रहती हो? वंशिका ने कहा, कार्टून नहीं देखूं तो क्या करूं, मुझे कार्टून देखने में बहुत अच्छा लगता है। वंश ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, कुछ महीनों में तुम्हारी डिलीवरी होने वाली है और तुम इस तरह कार्टून देखते रहती हो। कुछ नॉलेज की चीज़ क्यों नहीं दिखती हो, या कोई पढ़ाई क्यों नहीं कर लेती, कुछ बुक लेकर पढ़ लिया करो। वंशिका ने बच्चों की तरह मुस्कुराते हुए कहा, वह क्या है ना, बस बुक पढ़ने से ना मुझे नींद आती है, पर कार्टून देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सुनकर वंश पर अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, पता चला कि इस लड़की के वजह से मेरा बेटा या बेटी कभी मेरी बिजनेस को संभाल नहीं पाएगा। हर दिन इसी के तरह बस कार्टून ही देखता रहेगा। ये बोलते हुए वंश रूम से निकल गया। वंश को इस तरह गुस्से में जाते देखकर वंशिका को हंसी आने लगी। वंशिका से टीवी की तरफ देखकर कार्टून देखने लगी। रेहा हाल में बैठी खाना खा रही थी। तभी सुहाना रेहा के पास आई और बैठते हुए बोली, रेहा दी, मैंने सुना था कि आप फोटो शूट के लिए लंदन जा रही हो। ये सुनकर रेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ 2 दिन में मैं लंदन जा रही हूँ। ये सुनकर सुहाना ने रेहा का हाथ अपने हाथ में रखते हुए कहा, क्या आप अकेले जा रही हो या अभिमान जीजू भी आपके साथ जा रहे हैं? रेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, ओब्वियसली अभिमान भी मेरे साथ जा रहा है। एक तरह से यह फोटो शूट के बहाने हमारा हनीमून है। ये सुनकर सुहाना खुश हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, वैसे मॉम बोल रही थी कि आपने उन्हें वादा किया है कि आप उन्हें जल्द से जल्द दादी बनने वाली हो। क्या आप प्रेग्नेंट हो? ये सुनकर रेहा ने कहा, नहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, पर डॉक्टर से चेकअप के लिए जाने वाली हूँ। उसके बाद ही मैं सोचूंगी माँ बनने के बारे में। तू ये सब की टेंशन लेना बंद कर और बच्चे की तरह फोकस करना भी बंद कर। वैसे भी शादी की वजह से 1 हफ्ते से तू ऑफिस नहीं गई है। सुहाना ने एप्पल खाते हुए कहा, हाँ मेरी छुट्टी कल ही खत्म हो रही है। कल से मैं ऑफिस चली जाऊंगी, पर आप अपना ध्यान रखा करो। पता नहीं क्यों आपका चेहरा बहुत ही ज्यादा पिला दिख रहा है और आप बहुत ज्यादा थकी थकी भी लग रही हो। क्या आपकी तबीयत ठीक है? ये सुनकर रेहा ने कहा, हाँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तू टेंशन लेना बंद कर। सुहाना ये बोलते हुए आराम से बैठकर एप्पल खाने लगी। अब आगे राजपूत हवेली। एप्पल खाता खाता अचानक से रेहा को उल्टी जैसा फील होने लगा। रेहा दौड़ते हुए वॉशरूम में चली गई और उल्टी करने लगी। सुहाना रेहा के पीठ को सहलाते हुए बोली, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? रेहा ने हल्का दर्द में कहा, वह क्या है ना, मैं 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया है, शायद इसी वजह से ऐसा लग रहा है, खाने की स्मेल भी अजीब लग रही है।
ये सुनकर सुहाना ने कहा, एक काम करो, आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। रेहा ने गुस्से से कहा, प्लीज मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। आजकल हॉस्पिटल के स्मेल सब या कोई सी भी चीज की स्मेल मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब फील होता है। मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। ये बोलते हुए रेहा वॉशरूम से बाहर चली गई। रात का वक्त। सौम्या वॉशरूम में बहुत ही ज्यादा उल्टी कर रही थी। वैभव ने उसके पीठ को सहलाते हुए कहा, मैंने कहा था ना तुम नाश्ता कर लो। तुम हो कि नाश्ता करती ही नहीं हो, देखा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे लिए अभी नाश्ता लेकर आता हूँ। सौम्या ने वैभव का हाथ ते हुए कहा, वैभव प्लीज मुझे छोड़कर इस वक्त मत जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वैभव ने सौम्या का हाथ पकड़ा और उसके चेहरे को अच्छे से क्लीन करते हुए बोला, अच्छा एक काम करो, मैं तुम्हें बेड पर लेट देता हूँ, उसके बाद नीचे जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। सौम्या ने वैभव की तरफ देखकर कहा, वैभव कुछ तीखा लेकर आना, मेरा तीखा खाने का मन हो रहा है। ये सुनकर वैभव में अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा मसालेदार और तीखा खाना खाते रहती हो। देखो तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है, ऊपर से तुम ऐसे ही खाने की डिमांड कर रही हो। सौम्या ने गुस्से से वैभव की तरफ देखते हुए कहा, वैभव अपने शादी से पहले मुझसे वादा किया था, मेरी सारी इच्छा पूरा करोगे, और अब जब मैं खाने की डिमांड कर रही हूँ, तो तुम वह भी पूरी नहीं कर सकते हो। आखिर इतना पैसा और इतनी बड़ी बिजनेस क्या है, मेरे मरने के बाद देकर जाओगे। ये सुनकर वैभव ने सौम्या के होठों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, यह क्या बात हुई, मैं बस तुम्हें मसालेदार खाना खाने से मना कर रहा हूँ, तो ये करने की बात क्यों कर रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर अचानक से वैभव ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, अभी तो मैं तुम्हें कुछ बोला भी नहीं और तुम हो कि रोना धोना शुरू कर दिया। सौम्या ने रोते हुए कहा, मुझे नींद रोना आ रहा है तो क्या करूं, प्लीज मुझे डांटना बंद करो। वैभव ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि तुम्हारा दिमाग खराब नहीं है, लेकिन अब जरूर हो रहा है। आजकल कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रही हो। सौम्या ने वैभव की तरफ देखते हुए कहा, चुपचाप से मेरे लिए मसालेदार तीखा खाना लेकर आओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तो यही चाहता हूँ, तुम पूरी जिंदगी मुझे नहीं छोड़ो, हमेशा मेरे साथ इसी तरह रहो। सौम्या ने एक तकिया उठाया और वैभव के पीठ पर मरते हुए बोली, वैभव मेरे लिए मसालेदार और टेस्टी खाना लेकर आओ वरना मैं तुम्हें इस कमरे में घुसने नहीं दूंगी। ये सुनकर वैभव ने कहा, यह क्या बात हुई, मेरे कमरे में तुम मुझे ही नहीं घुसने दोगी। ये सुनकर सौम्या ने कहा, यह शादी से पहले तुम्हारा कमरा था, अब ये रूम घर यह सब कुछ मेरा है। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो रात को कमरे से बाहर सोना। वैभव ने अपने माथे पर हाथ रख लिया और बात ऐसी हो जाती है। मन में बोला, पता होता कि शादी के बाद गर्लफ्रेंड बीवी बनने से तो शादी करने से पहले 2 बार जरूर सोच लेता, मैं ही पागल था जो उसके प्यार में इतना ज्यादा पागल हो गया कि तुरंत शादी कर ली। कुछ दिन पहले डेट करके देख लेना चाहिए था, या किसी से पता कर लेना चाहिए था कि शादी के बाद कल फिर सब इस तरह बिहेव करती है। सौम्या ने वैभव की तरह दिखते हुए कहा, वैभव तुम मुझे गाली देना है या कुछ भी बोलना है, बाद में बोल लेना, लेकिन अभी जल्दी से मेरे लिए टेस्टी टेस्टी खाना लेकर आओ, पूरे 1 दिन हो गए हैं मैंने कुछ नहीं खाया है।
वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ, पर इसकी तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर सौम्या ने कहा, क्या बात है, मुझे अपने ससुराल में खाना खाने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी? तो बताओ मिस्टर खुराना, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? ये सुनकर वैभव बेड पर आ गया और सौम्या के होठों पर किस करते हुए धीरे से बोला, बस एक किस चाहिए थी जो मिल गई। अभी मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। ये बोलते हुए वैभव दौड़ते हुए कमरे से निकल गया। वैभव के जाने के बाद अचानक से सौम्या का सर घूमने लगा, सौम्या बेहोश हो गई। दूसरी तरफ रौनक सिया को अपना घर दिखाते हुए बोला, यह मेरा घर है और इसमें 3 कमरे हैं। मैं उस कमरे में रहता हूँ और बाकी 2 कमरा बंद रहते हैं। तुम्हें जिस कमरे में रहना है तुम रह सकती हो। हाँ, बस तुम्हें घर का थोड़ा काम करना होगा। मुझे ठीक से खाना बनाना नहीं आता है और नहीं मेरे पास इतना मन है कि मैं साफ सफाई करूं। ये सुनकर सिया ने कहा, जी साहब, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा कर दूंगी। मुझे घर के सारे काम आते हैं, बताइए किचन किस तरफ है? रौनक ने उंगली सीधे की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, हाँ, किचन सामने की तरफ है। सिया किचन में चली गई और किचन का हाल देखकर बोलिए, यहाँ तो इतने सारे झूठे बर्तन पड़े हुए हैं। सिया ने फ्रिज खोला तो उसमें बस 2-3 फल रखे हुए थे। सिया ने एक एक करके सारे डब्बे खोलना शुरू कर दिए पर वहां पर किसी भी सामान का राशन नहीं था। सिया ने रौनक की तरह बाहर हाल में आकर बोली, साहब, यहाँ तो राशन ही नहीं है, तो हम खाना कैसे बनाएंगे? ये सुनकर रौनक ने कहा, खाने बनाने में क्या क्या इस्तेमाल होता है? मुझे नहीं पता, क्या तुम लिस्ट बनाकर मुझे दे सकती हो? मैं अभी के अभी लेकर आ जाता हूँ। ये सुनकर सिया ने कहा, ठीक है साहब, हम अभी आपको लिस्ट बनाकर दे देते हैं। आपको सारा सामान लेकर आइए, तब तक हम घर की और किचन की साफ सफाई कर देते हैं। सिया इस समय बोलते हुए बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। रौनक का ध्यान बार बार सिया के चेहरे की तरफ ही जा रहा था। सिया के गुलाबी होठ बहुत ही ज्यादा छोटे और बहुत प्यारे लग रहे थे। पता नहीं क्यों रौनक का ध्यान अचानक से उसके होठों पर ही अटक गया। रौनक ने अचानक से अपनी नज़र इधर उधर करते हुए कहा कि क्या सोच रहा है? रौनक, तेरा दिमाग खराब हो गया है। वो बस एक 17 साल की है और तेरे लिए अजीब सी फीलिंग ला रही है। तेरा दिमाग खराब हो गया है। ये सब सुहाना के तेरे रिजेक्ट करने से तू पूरा पागल हो गया है। ये बोलते हुए रौनक दौड़ते हुए अपने कमरे में चला गया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर सिया हैरान हो गई और कमरे की तरफ देखते हुए बोली, हमने कोई गलती कर दी है क्या, जो साहब इस तरह चले गए? राजपूत इंडस्ट्रीज। अभिमान अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी वैभव उसके रूम में आ गया और अभिमान की तरफ देखते हुए बोला, बोल अभिमान, तुमने मुझे इस तरह इमरजेंसी में क्यों बुलाया है? अभिमान ने एक फाइल वैभव की तरफ बढ़ते हुए कहा, ये पढ़ ले, उसके बाद जो बोलना है बोल देना। ये सुनकर वैभव सोफे पर बैठ गया और फाइल पढ़ने लगा। वैभव ने फाइल पढ़ने के बाद हंसते हुए बोला, तो तूने मुझे इसलिए बुलाया है? ये सुनकर अभिमान ने कहा, तुझे हैरानी नहीं हुई कि तेरे पापा को कोई धमकी दे रहा है? ये सुनकर वैभव सोफे से खड़ा होता हुआ अभिमान के चेयर के पास जाकर बोला, अभिमान, तूने क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है या पागल समझ रखा है? क्या मुझे इतनी सी बात पता नहीं होगी कि मेरे डैड को धमकाया जा रहा है? ये सुनकर अभिमान ने गुस्से से अपनी चेयर पर खड़ा हो गया और वैभव की तरफ देखते हुए कहा,
अगर तुझे ये बात पता थी तो तूने मुझे बताई क्यों नहीं? ये सुनकर वैभव भी सोफे से उठता हुआ बोला, क्योंकि वह मेरे पापा है, उनके साथ क्या करना है या उन्हें कैसे सेफ रखना है यह मेरी जिम्मेदारी है, और इस बीच में तुझे बोलने का तुझे कोई हक नहीं है। अभिमान ने गुस्से से वैभव की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है, एक झटके में तूने कह दिया कि वह तेरे पापा है। वह मेरे भी अंकल है और दोनों को मार देंगे और रेहा मेरी पत्नी है। रेहा के पापा है, इस धमकी में साफ पता चल रहा है कि वह रेहा और तुझे, क्या पता जो इंसान तुझे मारना चाहता है वो उसे बदला लेने के, तो यह मामला मेरा कैसे नहीं हुआ और उसके लिए सौम्या को हट करेगा। ये सुनकर वैभव ने एक सिगरेट निकाली और सिगरेट का कश भरते हुए बोला, तुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सौम्या का ख्याल कैसे रखना है ये जिम्मेदारी तू मुझ पर छोड़ दे, और प्लीज अब मेरे और सौम्या के रिश्ते में बार बार दखल अंदाजी करना बंद कर। अभिमान ने गुस्से से वैभव के हाथ का सिगरेट लिया और सिगरेट का एक कश भरते हुए कहा, तू सही बोल रहा है। आज से मैं तेरे और सौम्या के रिश्ते के बीच कभी नहीं आऊंगा वैभव खुराना, ये बात याद रखना कि अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो उस दिन में तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। वैभव ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, ये बात तो तुझे भी याद रखनी होगी कि जब तक मैं जिंदा हूँ सौम्या को कुछ नहीं हो सकता है। और रही बात रेहा की, तो रेहा का ख्याल रखना तेरी जिम्मेदारी है। हम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी का ख्याल रखते हैं और एक दूसरे के मामले में दखल अंदाजी करना बंद करते हैं। ये सुनकर अभिमान ने अपनी सिगरेट वैभव की तरफ बढ़ते हुए कहा, तू सही बोल रहा है। शायद हम दो लोग दोस्ती में कुछ ज्यादा ही अंधे हो गए और यह भी नहीं देख रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे की पत्नियों की फीलिंग को हर्ट कर रहे हैं। ये सुनकर वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा, अभिमान राजपूत इतनी समझदारी वाली बात कब से करने लगा? क्या उसे कोई बीमारी हो गई है या उसकी तबीयत खराब है? ये सुनकर अभिमान ने वापस से सिगरेट वैभव से ले ली और उसकी कश भरता हुआ बोला, ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे समझ में आ गया है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी तीसरे का कोई काम नहीं होता है, उसे ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जो शब्द हैं ना ये तेरे नहीं लग रहे हैं अभिमान राजपूत, आखिर इतनी समझदारी वाले बात तुझे सिखा कौन रहा है? अभिमान ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, तू सच में मुझे बहुत अच्छे से जानता है वैभव, ये सारे शब्द मेरे नहीं बल्कि रेहा के हैं। वैभव ने हंसते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन था कि यह शब्द तेरे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अभिमान राजपूत के अंदर इतनी समझदारी ऐसा तो कभी हो भी नहीं सकता है। ये सुनकर अभिमान ने वैभव की तरफ देखते हुए कहा, अगर मैं समझदार नहीं होता तो क्या इतना बड़ा बिजनेस अंपायर अपने दम पर चला पाता और इस दिन पर दिन तेजी से बढ़ा कर पाता? वैभव ने हंसते हुए कहा, मैंने यह नहीं कहा कि तुम समझदार नहीं हो, पर समझदारी वाली बातें तुमसे नहीं हो पाती है, क्योंकि अभिमान राजपूत सिर्फ एक गुस्से वाला गुस्सा इंसान है, जिसे कुछ भी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है। चाहे किसी को मारना हो या बर्बाद करना हो, अभिमान राजपूत किसी के बारे में नहीं सोचता है, पर अब तू ऐसा हो गया है कि किसी को कुछ भी करने से पहले हट करने से पहले 10 बार सोचता है। अभिमान तो तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा समझदार होता जा रहा है, तू बदलता जा रहा है। अभिमान ने वैभव की तरफ बिना देखे अपनी और रेहा की फोटो टेबल से उठे और मुस्कुराता हुआ बोला, क्या सच कह रहा है वैभव, मैं बदलता जा रहा हूँ? वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा,
भाई तू प्यार में कुछ ज्यादा ही दीवाना और पागल हो गया है। तो खुद सोच, तुझे जब दिव्या और अपने बच्चों की मौत के बारे में पता चला था तूने बिना कुछ सोचे समझे कि तू नेहा से प्यार करता है, रेहा को इतना टॉर्चर करने लगा। लेकिन तू अब देख, अब उस लड़की को एक खरोच भी आती है तो तेरी जान निकलती है। तो वही लड़का है जिसने रेहा पर यकीन नहीं किया था कि रोहन ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और रेहा को ही छांट दिया था। ये सुनकर अभिमान ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, सही कहा तूने, मैं बहुत बुरा इंसान था, पर इस लड़की ने मुझे पूरी तरह से चेंज कर दिया है। मैं एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पति बनना चाहता हूँ और हमेशा उसका ख्याल रखना चाहता हूँ। वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा, अभिमान, मैं तेरे लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि रेहा जैसे कि तेरे लाइफ में आई, पर तेरी लाइफ इतनी खूबसूरत और बेटर बन गई है। सच कहूँ तो मुझे वैसे भी दिव्या तेरे लिए कभी पसंद नहीं थी। रेहा सच में बहुत ज्यादा अच्छी है। अभिमान ने कहा, अपनी बहन की तो तारीफ करेगा ही ना। वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मुझे नहीं पता था कि रेहा मेरी बहन है तब भी रेहा मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और सच कहूँ तो यह मेरी बहन नहीं भी होती तो मैं वही कहता कि रेहा बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है। ये सुनकर अभिमान ने रेहा की फोटो पर किस करते हुए कहा, तू सही बोल रहा है, रेहा सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तू सही बोल रहा है वैभव, अगर मैं पुराना वाला अभिमान होता तो किसी को कुछ भी बोलने या मरने से पहले या बर्बाद करने से पहले मिनट भी नहीं सोचता, पर मैं बदल गया हूँ। और यह बदलाव सिर्फ उसकी के लिए है जिससे मैं पागलों की तरह प्यार करता हूँ। मुझे पता ही नहीं चला कि कब वह धीरे धीरे मेरी जिंदगी बन गई। अब आगे। अभिमान के बाद सुनने के बाद वैभव ने अभिमान को गले लगा लिया और उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, अभिमान, बदलाव अच्छा होता है, पर सान को पूरी तरह बदलना नहीं चाहिए। मुझे पता है तू रेहा से अपने जान से ज्यादा प्यार करता है और रेहा के लिए तेरा ये प्यार देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये बोलते हुए वैभव अभिमान से अलग हो गया और फिर सिगरेट की कश भरते हुआ बोला, पर तुझे पता है कि यहाँ पर हम दोनों के कोई कम दुश्मन नहीं है। अगर हम दोनों सुधर गए तो मौत हमें गले लगाने के लिए बहुत जल्दी आ जाएगी। अभिमान वैभव के पास सोफे पर बैठता हुआ बोला, तू कहना क्या चाहता है वैभव? वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने सुना नहीं है, अगर हम दोनों सुधर गए तो हमारे जितने भी दुश्मन हैं सब हम पर अटैक करने लगेंगे। तुझे नहीं पता है, पर इटली में एक ग्रुप बन गया है जो ग्रुप मुझे खत्म करना चाहते हैं। ये सुनकर अभिमान गुस्से से सोफे से खड़ा हो गया और बोला, तो तू उस ग्रुप को क्यों खत्म नहीं कर देता है? वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मैं नहीं कर रहा था। अब मुझे लगता है उन लोगों को मुझे खत्म कर देना चाहिए। उन लोगों को लग रहा है कि अभिमान राजपूत और वैभव खुराना दोनों सुधर गए हैं और अपनी फैमिली लाइफ में कुछ ज्यादा बिजी हो गए हैं, पर उसे नहीं पता है कि वैभव खुराना की नज़र हर जगह रहती है। भले ही मैं इटली में हूँ या ना हूँ, पर इटली की सारी खबर मुझ तक पहुँचती रहती है। उन लोगों ने समर पर भी अटैक किया है। ये सुनकर अभिमान ने कहा, अब समर कैसा है? वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा, समर बिल्कुल ठीक है, पर अब उन लोगों की मौत बहुत ज्यादा नज़दीक है। मैं कुछ दिनों बाद इटली चला जाऊंगा और उन लोगों के ग्रुप को खत्म करने के बाद ही इंडिया आऊंगा। तब तक तुझे सौम्या का ख्याल रखना होगा। ये सुनकर अभिमान ने कहा, पर मुझे 2 दिन बाद रेहा के साथ लंदन जाना है।
मैं सौम्या के पास नहीं रह सकता हूँ, तो एक काम कर सकता है कि तेरे इटली जाने के बाद तुम सौम्या को राजपूत हवेली भेज दे। ये सुनकर वैभव ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, एक काम कर, पहले तुम लंदन जा और फोटोशूट कंप्लीट करने के बाद रेहा को लेकर इंडिया आ जाए। उसके बाद ही मैं इटली जाऊंगा, क्योंकि मैं दोनों का एक साथ इंडिया से बाहर रहना सेफ नहीं है। अगर हम दोनों ही इंडिया से बाहर चले गए तो हमारी फैमिली पर अटैक हो सकता है, और हम दोनों नहीं होंगे तो उसकी मौके का फायदा उठाकर वह इंसान कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर अभिमान ने कहा, जब तू इतना सब कुछ जानता है तो इतना इंतजार क्यों कर रहा है, अभी ही चल और उन सबको मार देते हैं। वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उसके ठिकाने का कोई अंदाजा नहीं है। वह लोग हर कुछ दिनों में अपना ठिकाना बदल रहे हैं। अब पूरी इटली में तो जाकर उन्हें नहीं ढूंढ लूंगा ना। इटली इतना बड़ा देश है। तुझे क्या लगता है मुझे उसे खोजते हुए कई महीने या कई साल लग सकते हैं? इसलिए पहले उसके कोई एक ठिकाने का पता चलने दे, उसके बाद ही मैं इटली जाऊंगा। पता नहीं कितने महीने तक मुझे इटली में रहना पड़ेगा, और यहाँ सौम्या उसका कोई ठिकाना नहीं है। वो मुझे खोजते हुए फिर से इटली न आ जाए, इसलिए अच्छा होगा कि पहले एक ठिकाने का पता लगाने दे, उसके बाद ही मैं जाऊंगा। और वैसे भी अभी मैं सौम्या को कर नहीं जा सकता हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अभिमान ने वैभव की तरफ देखते हुए कहा, उसे क्या हुआ है? वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा, आजकल उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। अजीब अजीब डिमांड करने लगी है, ऊपर से किसी किसी समय अचानक से रोना शुरू कर देती है। ये सुनकर अभिमान ने कहा, क्या बोलना और रोना शुरू कर देती है? और रेहा का देखो, वह रोने के साथ साथ मुझ पर चिल्लाना भी शुरू कर दी। पता नहीं उसे क्या हो जाता है, आजकल बहुत ज्यादा बहकी बहकी बातें करने लगी है और मुझे समझ नहीं आता इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही है। वैभव ने हंसते हुए कहा, लगता है दोनों लड़कियों का दिमाग खराब हो गया है, नहीं तो हमारा दिमाग खराब करके छोड़ने वाली है। ये सब छोड़, मुझे मीटिंग के लिए जाना है, और नहीं इस फाइल की बात तो इस फाइल को तू अपने सेफ में रख ले। मुझे इन सब के बारे में पहले से ही पता है, और मैंने अपने घर के सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है। तुम भी राजपूत हवेली की सिक्योरिटी को बढ़ा देना। अभिमान ने अपने गर्दन हाँ दिला दी। वैभव सिगरेट को फर्श पर फेंककर उसे पैर से कुचलता हुआ अभिमान के केबिन से बाहर निकल गया। अभिमान अपने चेयर पर बैठ गया और लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा। तभी अभिमान के फोन पर रौनक का कॉल आने लगा। अभिमान ने फोन रिसीव करते हुए कहा, अब मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? रौनक ने थोड़े हकलाते हुए कहा, सर मेरी छुट्टी कैंसल कर दो, मुझे अभी के अभी काम पर वापस आना है। ये सुनकर अभिमान ने कहा, यह क्या बेवकूफ़ी है, तुमने ही छुट्टी ली थी और 2 दिन ही नहीं हुए और तुम्हें वापस आना है। अभी तो तुम्हें घर पर रहना चाहिए, तुम्हें उसकी का ख्याल भी रखना है। ये सुनकर रौनक ने कहा, सर मुझे उसकी का ख्याल नहीं रखना है। वह लड़की जब भी मेरे सामने आती है मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है। इससे अच्छा तो मैं दिन रात काम नहीं बिजी रहूँगा। आप मेरी छुट्टी कैंसल कर दो, मैं अभी के अभी वापस आ रहा हूँ। ये सुनकर अभिमान ने अपना माथा पकड़ लिया और फिर कहा, ठीक है मैं तुम्हारी छुट्टी कैंसल कर रहा हूँ, और पहले ये पता करके आना इटली में ऐसा कौन सा ग्रुप है जो वैभव को जान से मारना चाहता है और उसे उसके किंग के कुर्सी से हटाना चाहता है। तुम जी जैसे ही यह पता लगा लोगे उसके बाद तुम काम पर वापस आ सकते हो।
ये सुनकर रौनक ने कहा, सर आप मेरे साथ चीटिंग कर रहे तो इतना बड़ा काम आप मुझे क्यों दे रहे हो? वो समर तो इटली में ही रहता है, आप उसे क्यों नहीं बोल सकते हो ये सारा काम करने के लिए? अभिमान ने अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, समर को बोल देता पर उस पर अटैक हुआ है, वह अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो ये सब कुछ तुम्हें ही करना है। ये बोलते हुए अभिमान ने बिना रौनक की पूरी बात सुने ही फोन कट कर दिया। रौनक के बेचारा वाला मुंह बनाते हुए फोन की तरफ देखते हुए बोला, यह अभिमान सर हमेशा ऐसा ही करते हैं, मेरी पूरी बात सुने बिना ही फोन करते कट कर देते हैं। दो मुसीबत मेरे सर पर है, एक जो मेरे घर पर है और ऊपर से वह दूसरा जो इटली में है। पता नहीं रौनक तेरे फ्यूचर का क्या होने वाला है। अब आगे। रेहा अपने कमरे में सामान पैक कर रही थी। तभी रेहा के फोन पर सौम्या का कॉल आने लगा। रेहा आराम से बैठ गई और सौम्या का फोन उठाते हुए बोली, क्या हुआ आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, सुबह तुम भाई के साथ लंदन जा रही हो फोटो शूट के लिए। ये सुनकर रेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं और अभिमान परसों लंदन जाने वाले हैं फोटो शूट के लिए। ये सुनकर सौम्या ने कहा, तो एक काम क्यों नहीं करती हो? वैसे भी तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता है, तो यह मॉडलिंग इंडस्ट्रीज ही ज्वाइन कर लो। तुम्हारा चेहरा और फिगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तुम पर मॉडलिंग बहुत ज़्यादा सूट करेगा। रेहा ने मुंह बनाते हुए कहा, सौम्या तू भी दिव्या की तरह बातें करने लगी है। तुझे पता है दिव्या 2 दिन पहले मुझे कहा था कि मैं ये काम वह काम छोड़ने रहती हूँ, कुछ एक काम पर ही ध्यान लगाओगे। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, रेहा तुझे जो कोई भी जानता है सब यही कहेंगे, तुझे ऑफिस का काम नहीं होने वाला है तो तू मॉडलिंग का काम ही कर ले। ये सुनकर रेहा ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने अभिमान से इस बारे में बात की थी, पर अभिमान ने मना कर दिया, उनका कोई प्लान है। इसी वजह से अभिमान ने इस फोटो शूट के लिए मुझे हायर किया था। लेकिन सच कहूँ तो अभिमान मुझे और किसी ब्रांड के लिए काम नहीं करने देंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले भी ऑफिस में एक ब्रांड ने मुझे अपनी मॉडलिंग के लिए हायर किया था, पर अभिमान ने सीधे मना कर दिया। और तुझे तो पता है कि यह मॉडलिंग करियर ठीक तो है, इसमें पैसा तो है लेकिन बहुत ज़्यादा सेफ्टी नहीं है, और अभिमान मेरी सेफ्टी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने मेरे इस करियर के लिए मना कर दिया है। उन्होंने मुझे 2 ही ऑप्शन दिया है, या तो मैं उन्हीं के ऑफिस में काम करूं, या दूसरा है कि मैं लॉयर बन जाऊं। और तुझे तो पता है कि अब मेरा लॉयर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी सुहाना लॉयर बन चुकी है और कि कोई चाह नहीं है, वो कंपनी की लीगल एडवाइज़र बन गई है। तो अब मुझे लॉयर बनने तो सोच रही हूँ कि बिजनेस का ही काम अच्छे से सीख लो, कम से कम बिजनेस ही अच्छे से संभाल लूँगी। सौम्या ने थोड़ी उबासी लेते हुए कहा, रेहा मुझे नींद आ रही है। रेहा ने कहा, अभी तो दोपहर ही हुए हैं, तुझे नींद क्यों आ रही है? सौम्या ने कहा, वो क्या है ना, 2 दिन से मैं ठीक से सोई नहीं हूँ तो थोड़ी नींद आ रही है, अब मैं जा रही हूँ सोने। ये सुनकर रेहा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तू ठीक से सोई नहीं है या तूने वैभव भाई को ठीक से सोने नहीं दिया है? ये सुनकर सौम्या ने कहा, रेहा प्लीज स्टॉप इट, इस समय तो मुझे परेशान करना बंद कर क्योंकि मुझे नींद आ रही है। इस समय मैं तेरे साथ बहस करने के मूड में नहीं हूँ। ये बोलते हुए सौम्या ने फ़ोन कट कर दिया। रेहा फ़ोन की तरफ देखते हुए कहा, ये कि कुछ ज़्यादा ही अजीब बिहेव करने लगी है,
भला दोपहर में कौन सोता है समझ नहीं आ रहा है मुझे। और यह सौम्या इसका तो और कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये बोलते हुए रेहा फिर से अपना और अभिमान का सामान पैक करने लगी। दूसरी तरफ रौनक के घर पर रौनक कमरे से बाहर आया और सिया की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुमने लिस्ट बना दिया? ये सुनकर सिया के आंखों में आंसू आ गए। सिया को रोता हुआ देखकर रौनक ने कहा, अब क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सिया ने रोते हुए कहा, साहब हमने आपको पहले ही बताया था कि हम अनपढ़ हैं, हमें पढ़ना लिखना नहीं आता है। ये सुनकर रौनक ने अपने माथे पर उंगली रखते हुए कहा, ये तो मैं भूल ही गया था। रौनक ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें सामान का नाम पता है, तुम मुझे बता दो, मैं लिख देता हूँ और जाकर मार्केट से लेकर आता हूँ। ये सुनकर सिया खुश हो गई। सिया एक एक कर रौनक को सारे सामान का नाम बताने लगे। रौनक ने सारे सामान को नोट कर लिया और सिया की तरफ देखते हुए बोला, यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर एक मॉल है, मैं वहाँ से यह सारे सामान लेकर आता हूँ, मुझे 1 घंटा लग जाएगा। तब तक तुम घर के साफ सफाई कर लो और अगर तुम्हें फ्रेश होना है तो तुम हो सकती हो। हाँ, मेरे घर में लड़कियों के कोई कपड़े नहीं है, तो मैं तुम्हारे लिए कोई कपड़े भी खरीद कर लेकर आऊँगा। ये सुनकर सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद साहब, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। रौनक ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद उस दिन कहना जिस दिन मैं तुम्हारे भाई को तुम्हारे पास लेकर आऊँगा। अच्छा, मेरे जाने के बाद घर को अच्छे से लॉक कर लेना। ये बोलकर रौनक अपने फ्लैट से बाहर चला गया। रौनक गाड़ी की तरह बैठ गया और सामान की लिस्ट को चेक करते हुए बोला, इसमें तो 3-4 तरह के दाल होती है, मैं दाल को कैसे पहचान लूँगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। रौनक ने अपने माथे पर उंगली रखते हुए कहा, किसे बुलाऊं, मैं तो किसी लड़की को जानता भी नहीं हूँ। क्या रेहा को कॉल करूं? नहीं, उन्हें कॉल करूंगा तो अभिमान सर वैसे ही गुस्सा हो जाएंगे। ये सोचते हुए रौनक ने सुहाना को कॉल लगाया। दूसरी तरफ से सुहाना ने कॉल पिक करते हुए कहा, बड़े दिनों बाद तुम्हें मेरी याद आई है। रौनक ने थोड़े अजीब ढंग से अपनी उंगलियों को दूसरी उंगलियों पर चढ़ते हुए कहा, क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकती हो? सुहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, हम कॉलेज में दोस्त हुआ करते थे, तो इसी नाते में तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, बोलो क्या करना है? रौनक ने मुस्कुराते हुए कहा, वह क्या है ना, मुझे घर का सामान लाना है और सामान में 2-3 तरह के दाल सब लिखे हुए, क्या क्या लिखा हुआ है मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चलोगी? ये सुनकर सुहाना ने हंसते हुए कहा, क्यों, तुम्हें सामान लेने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम तो हमेशा रेडीमेड खाना ही खाते हो, कभी बनाते नहीं हो। रौनक ने फ्लो में बोल दिया, अरे वह क्या है ना, ये सारा लिस्ट मुझे सिया ने बना कर दिया है और कहा है कि यह सारा सामान लेकर आने के लिए तभी खाना बन पाएगा। ये सुनकर सुहाना ने हैरानी से कहा, ये सिया कौन है और तुम्हारे घर में क्या कर रही है? ये सुनकर रौनक ने अपने दांतों को अपने जीभ में ताले दबाते हुए कहा, मैंने तो सिया के बारे में सुहाना को कुछ बताया ही नहीं है। फोन की दूसरी तरफ से सुहाना चिल्ला रही थी, रौनक, ये सिया कौन है? क्या तुमने फिर से किसी लड़की का किडनैप किया है? अब तो रौनक का आवाज ही चला गया। रौनक ने मन में कहा, इसकी को देखो, मैंने बस एक बार इसका किडनैप क्या कर लिया। ये तो हमेशा के लिए मुझे किडनैपर ही समझ बैठी है। क्या मैं कोई किडनैपर हूँ जो बस लड़कियों को किडनैप करता रहता हूँ?
सुहाना की बात सुनने के बाद रौनक ने गुस्से से कहा, सुहाना क्या मैं तुम्हें कोई किडनैपर लगता हूँ जो सिर्फ लड़कियों को किडनैप करता रहता हूँ? देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हें बस अपने प्यार का इजहार करने के लिए किया था। मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया। ये सुनकर सुहाना ने कहा, तो ये सिया कौन है और तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर क्या कर रही है? रौनक ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, जिस दिन मैंने तुम्हारा किडनैप किया था, मामला खत्म होने के बाद मैं अपनी गाड़ी से अपने घर जा रहा था और हमारे बीच इसी बीच रास्ते में एक की का एक्सीडेंट हो गया था। सिया वही की है, वह बहुत प्रॉब्लम में है, उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, इसलिए मैं उसे अपने घर पर रख रहा हूँ और ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही मैंने उसका किडनैप किया है और न ही मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग है। ये सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है कि तुम किसी की हेल्प कर रहे हो और तुम्हारे दिल में किसी लड़की के लिए फीलिंग हो या ना हो, मुझे उसे मतलब नहीं है, और अगर तुम्हारे दिल में उसकी के लिए कुछ फीलिंग आती भी है तो उसे इग्नोर मत किया करो। आखिर कब तक इस तरह अकेले रहोगे? अकेले जिंदगी बितानी बहुत मुश्किल हो जाती है। रौनक और तुम्हारा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें फिर से खुद को एक मौका देना चाहिए? अगर तुम्हें किसी से प्यार हो रहा है तो उस प्यार को पूरी तरह महसूस करो और उसे एक्सेप्ट करो और अपनी जिंदगी खुलकर जियो, क्योंकि प्यार बिना जिंदगी बहुत अधूरी सी है। ये सुनकर रौनक ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, तुम मुझे बहुत सारा प्यार पर लेक्चर दे चुकी हो, अब जरा सामान में मेरी हेल्प करोगी तो बताओ। ये सुनकर सुहाना ने कहा, ठीक है, एड्रेस भेजो मैं आ जाती हूँ। ये सुनकर रौनक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे फ़ोन पर एड्रेस भेज रहा हूँ, कृपया जल्दी आने का कष्ट करना, क्योंकि वह बेचारी की को मैंने कहा है कि मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर सुहाना ने हंसते हुए फ़ोन कट कर दिया। 15 मिनट बाद सिटी मॉल के बाहर रौनक अपनी गाड़ी के बाहर बैठा सुहाना का इंतजार कर रहा था। तभी वहां पर एक कार आई। उस कार से सुहाना उतरी और रौनक की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है चलो मैं तुम्हारी शॉपिंग करवा देती हूँ, उसके बाद घर चलते हैं। ये सुनकर रौनक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों तुम्हें सिया से मिलना है? सुहाना ने कहा, मुझे सिया को देखना है, आखिर वह दिखती कैसी है, और वैसे भी अकेले तुमके को देखकर बेचारी की घबरा जाएगी, मैं थोड़ा उससे दोस्ती भी कर लूंगी। ये सुनकर रौनक ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है तुम जैसा चाहती हो वैसा कर सकती हो, अब चलो मेरे साथ। यह बोलते हुए दोनों शॉपिंग मॉल में चले गए। करीब 45 मिनट बाद सारी शॉपिंग करने के बाद रौनक ने खुश होते हुए बोला, अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे साथ आ गया, आखिर तुमने सिया के लिए 2-3 कपड़े भी खरीद लिए, नहीं तो मैं तो कंफ्यूज हो रहा था कि लड़की के कौन कौन से कपड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्या क्या लेना है। मैं सुहाना ने अपने ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, आप गाड़ी रौनक के गाड़ी के पीछे लेकर आइए, मैं उसके साथ उसके घर जा रही हूँ, कुछ जरूरी काम है। ये सुनकर ड्राइवर ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया और गाड़ी लेकर चला गया। रौनक और सुहाना दोनों कार में बैठ गए और रौनक के फ्लैट के लिए निकल गए। करीब 10 मिनट बाद सुहाना रौनक के घर में गई तो घर बहुत ज़्यादा साफ सफाई थी। ये देखकर सुहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे कहना पड़ेगा आज पहली बार तुम्हारा घर देखने में बहुत साफ सफाई लग रहा है।
इससे पहले जब मैं यहाँ आई थी तो ये बहुत ज्यादा फैला हुआ और गंदा लग रहा था। सुहाना और रौनक की आवाज सुनकर सिया कमरे से बाहर आई। सिया को देखकर सुहाना देखते ही रह गई, क्योंकि सिया देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा मासूम थी। सुहाना ने धीरे से रौनक के कान में कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो उसकी उम्र कितनी है? ये सुनकर रौनक ने धीरे से कहा, ये 17 साल की है। ये सुनकर तो सुहाना ने धीरे से कहा, तब तो तुम्हारी लव स्टोरी का कुछ नहीं हो सकता है, बेचारी अभी बहुत छोटी है। ये सुनकर रौनक ने सुहाना को कंधे से मारते हुए कहा, बस भी करो, इतनी छोटी लड़की के साथ में अपनी लव स्टोरी इमेजिंग नहीं कर सकता हूँ। सिया ने रौनक और सुहाना को बात करते देखकर बोली, आप दोनों क्या बात कर रहे हैं और आप कौन हैं? ये सुनकर सुहाना आगे आते हुए बोली, मेरा नाम सुहाना है और मैं रौनक की दोस्त हूँ। ये सुनकर सिया सुहाना के पैर के पास झुक गई और उसका आशीर्वाद लेने लगी। ये देखकर सुहाना ने जल्दी से अपना पैर खींचते हुए बोली, अरे मैं तुमसे इतनी ही बड़ी नहीं हूँ, बस 3 से 4 साल ही बड़ी होगी, मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस यहाँ तुम्हें देखने आई थी कि आखिर कौन लड़की है जो रौनक के घर पर रह रही हो, तुम बहुत प्यारी और अच्छी हो। ये सुनकर सिया खुश हो गई। सुहाना ने सिया की तरफ कपड़े बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए है और तुम जब तक चाहे इस घर में रह सकती हो और तुम्हें अगर मेरी हेल्प की जरूरत हो तो तुम रौनक को बोल देना। ये सुनकर सिया मुस्कुरा दी। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आप दोनों के लिए चाय बनाती हूँ। ये बोलकर सिया सारा सामान लेकर किचन में चली गई। सुहाना सोफे पर बैठकर चारों तरफ देखते हुए बोली, वैसे रौनक तुम्हारी ती किस्मत खुल गई, एक तो ये कि इतनी अच्छी है, ऊपर से इसके सारे काम करने आते हैं, इतनी सीधी साधी की तो तुझे 7 जन्म इतनी मेहनत करने के बाद भी कभी नहीं मिलती। रौनक ने थोड़े गुस्से में कहा, प्लीज सुहाना मेरा मजाक बनाना बंद करो। मैंने कहा ना, मुझे इसकी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुना नहीं तुमने क्या, वो बस 17 साल की है और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये बोलते हुए रौनक अपने कमरे में चला गया। तभी सिया किचन से बाहर आई और सुहाना की तरफ चाय देते हुए बोली, दीदी आप चाय पी लीजिए। सुहाना ने जल्दी से चाय पिया और बोली, वह क्या है ना, मैं अपने घर के लिए लेट हो रही हूँ, मैं तुमसे मिलने फिर किसी दिन आऊंगी। ये बोलते हुए सुहाना दौड़ते हुए रौनक के घर से बाहर निकल गई। राजपूत हवेली। सुहाना किचन में खाना बना रही थी। वहीं दिव्या बाहर हाल में सोफे पर बैठी कुछ बुक पढ़ रही थी। रेहा दिव्या के पास आते हुए बोली, वैसे मेरा छोटा शैतान कैसा है? दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, वह कुछ ज्यादा ही बदमाश हो गया है। आजकल जब देखो तब अंदर से लात मारकर मुझे परेशान करता रहता है। ये सुनकर रेहा ने उसके पेट पर हाथ रखते हुए कहा, छोटा अपनी माँ को परेशान करना बंद कर, और आपकी बड़ी माँ आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है, प्लीज जल्दी से आ जाओ। ये सुनकर दिव्या मुस्करा दी। अभिमान, आयुष्मान और आयुष तीनों ऑफिस से आ गए। रेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तीनों आ गए हो, मैं तुम लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ये सुनकर अभिमान ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। वहीं आयुष है चारों तरफ सुहाना को खोज रहा था। आयुष ने रेहा की तरफ देखते हुए कहा, रेहा सुहाना कहाँ है? दिव्या ने थोड़ा मजाक करते हुए कहा, क्या बात है, बहुत जल्दी लगी हुई है अपनी बीवी को देखने की। ये सुनकर आयुष ने गुस्से में कहा, जितना पूछा है उतना बताओ, सुहाना इस समय कहाँ है?
आयुष की गुस्से भरी आवाज सुनकर सुहाना, जो किचन में काम कर रही थी, वह दौड़ते हुए किचन से बाहर हाल में आ गई और आयुष की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? आयुष गुस्से में सुहाना के पास गया और उसके गाल पर एक थप्पड़ मारा। ये देखकर सभी हाल में हैरान हो गए। सुहाना ने अपना गाल पकड़ के आयुष की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, और तुमने मुझ पर हाथ क्यों उठाया है? ये सुनकर आयुष ने गुस्से से कहा, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुहाना मेहरा मुझे धोखा देने की? आखिर क्यों तुमने मुझे धोखा दिया? सुहाना बोलो, तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? ये सुनकर हाल में सभी लोग हैरानी से सुहाना और आयुष की तरफ देखने लगे। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड कंटिन्यू करूं तो कमेंट करें।